मास्क उन्होंने पहने हुए थे। तो उसका मकसद क्या था? दीवार या गेट फैलांग के आए हैं। दुनिया के किस मुल्क में ऐसा होता है कि कोई मोबाइल छीनने आए, मोबाइल भी छीन ले और गोली भी मार दे? औरतों के इश्यूज में वैसे भी सामने लाना चाहती हूँ, बायोग्राफिकल फिल्में भी होनी चाहिए। जिस काम के लिए वो आए थे वो बुरी तरह नाकाम रहे। तो इसका जो इफेक्ट है पूरा साल रहेगा। सबसे सस्ता तरीन एग और चिकन जो है हमारे पास था अच्छी क्वालिटी का। खर्चे पे खर्चा, सेविंग्स नहीं है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूँ आपके साथ वर्दा शेव और एक बार फिर से वेलकम कहती हूँ आपको दुनिया बोल है में। कल रात जो कुछ भी हुआ हमारी सियासत को लेके, पंजाब में जिस वक्त एक दौड़ चल रही है कि असम्बलियाँ रहेंगी नहीं रहेंगी, वो तो बहुत पीछे छूट गई है। लेकिन एक नया आइनी बहरान खड़ा हो गया है कि क्या वाकई आइन की रूह से वो चीज़ सही है कि नहीं है। ऐसा लग रहा है एक सर्कस सा लगा हुआ है, एक तमाशा सा लगा हुआ है। सियासत तो कहीं पीछे छूट गई है, बस सब कुर्सी की दौड़ में लगे हुए हैं, अपने रुतबे की दौड़ में लगे हुए हैं, अपनी चीज़ों को होल्ड करने की दौड़ में लगे हुए हैं। बहुत ही बुरी सूरत हाल चल रही है इस वक्त पंजाब की। हम बात करें कल रात को जो कुछ भी हुआ दिखने में आया हमें, लेकिन फिलहाल शो का आगाज़ करते हैं कोट ऑफ द डे से। और मैं यही एक अच्छा सा कोट ऑफ द डे लेके आई हूँ आपके लिए। कहते हैं कि रुतबा इज्जत समेटने का नहीं बल्कि उनके काबिल होने का नाम है, और वाकई यह हकीकत है। जिस तरह गवर्नर पंजाब अपने रुतबे का फ़ायदा समेटने में लगे हुए हैं, उस पर पूरी कौम की नज़रें लगी हुई हैं। और आज गैर आइनी इक़दाम के ख़िलाफ़ लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज भी होगा। ये तो था कोट ऑफ द डे। आप जानते हैं कि पंजाब की सूरत हाल इस वक्त वर्ष से भी बदतर, मैं कहूँगी, उसका शिकार हो चुकी है। अगर आप बाहर मुल्की गैर मुल्क की तरफ आप नज़र उठा के देखें तो वहाँ पे लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। इंडिया के एंकर्स बैठ के हमें मशवरा दे रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमारी मुआशी सूरत हाल का मजाक उड़ा रहे हैं, सियासी सूरत हाल का मजाक उड़ा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए वो हमें कह रहे हैं। तो आप देखें, हमने खुद अपना मजाक बना लिया है। खैर आगे जाके इसके बारे में शो पे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। विफाक और पंजाब में कानूनी और आइनी जंग जारी। गवर्नर पंजाब ने स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार दे दिया। खत के जवाब में कहा स्पीकर की रूलिंग गैर कानूनी और गैर आइनी है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने भी जवाबी वार में सदर को खत लिख दिया। लिखा, गवर्नर सदर का नुमाइंदा है, इसे आइन शिकनी पर मबनी इक़दामात से रोका जाए। शहर इक़्तिदार में सहाफ़ी भी गैर महफूज हो गए। मारूफ एंकर के घर रात की तारीकी, मुसल्लह अफराद का घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद। वज़ीर आज़म और सियासी रहनुमाओं की जानिब से वाक़े की मज़म्मत। मुकदमा दर्ज। एंकर शिफा यूसुफजई की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी आज मिलवाएंगे आपको अपने शो में। ज़्यादती के बढ़ते वाक़यात ने शहरियों को खौफ ज़दा कर दिया। कराची में कम उम्र लड़की के साथ बेहुरमती के बाद उसको कत्ल किया गया। गवर्नर सिंध की मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात। जल्द मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाने के लिए पुरअज़्म। और नजम सेठी इन, रमीज़ राजा आउट। हुकूमत ने नजम सेठी को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाने की मंजूरी दे दी। सोशल मीडिया सारिफीन रमीज़ राजा के हक में आ गए। जी, पहले भी हम देख रहे थे कि जो क्रिकेट की हमारी परफॉर्मेंस रही क्रिकेट टीम की, उस पर हम काफ़ी तनकीद का निशाना बना रहे थे रमीज़ राजा साहब को, लेकिन अब वो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि उनके जो सारिफीन हैं ट्विटर के, वो रमीज़ राजा के हक में बोल रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि नहीं, इनको हटाना नहीं चाहिए। और कल से अब तक 3000 से ज़ायद सारिफीन ट्वीट कर चुके हैं रमीज़ राजा के ऊपर। हैशटैग रमीज़ राजा जो हैं वो टॉप ट्रेंड में शामिल हैं। और रमीज़ राजा को पीसीबी के सदारत से हटा दिया गया है, जिसकी वजह से रमीज़ राजा टॉप ट्रेंड कर रहे हैं और सारिफीन की जानिब से रमीज़ राजा के हक में ट्विटर सामने आ रहा है। और नजम सेठी को लाने के लिए मंजूरी दे दी गई है एज ए पीसीबी चेयरमैन। अब देखना यह है कि क्या वाकई नजम सेठी के आने के बाद हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाएगी, कुछ बेहतरीन फैसले किए जाएंगे, ये तो आगे वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारे साथ एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट बहुत बेहतरीन इकबाल जमील साहब भी मौजूद होंगे, उनसे इस बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। शाहिद आफरीदी भी टॉप ट्रेंड में शामिल हैं। शाहिद आफरीदी ने मेगा स्टार लीग में परफॉर्म किया है, जिसके बाद से वो टॉप ट्रेंड में शामिल हैं और अब तक हज़ारों सारिफीन इस पर ट्वीट कर चुके हैं। इसके बाद लाहौर भी टॉप ट्रेंड पर बना हुआ है। लाहौर टॉप ट्रेंड क्यों कर रहा है? ये लाहौर में शदीद
धुंध का राज है, जिसके बायस लाहौर टॉप ट्रेंड पर बना हुआ है। इसमें अब तक 13,000 से ज़ायद सारिफीन ट्वीट कर चुके हैं। मैं जब वेदर सेगमेंट कर रही होती हूँ तब भी मैं अपने चैनल की जानिब से, बोल न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से, अपनी मॉर्निंग शो की टीम की जानिब से आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि सर्दी जैसे जैसे बढ़ रही है, धुंध भी वैसे वैसे बढ़ती जा रही है सिंध में, लाहौर में, पूरी पंजाब साइड पे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बराए मेहरबानी गैर ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, ड्राइव सेफली, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल कीजिए, हैज़र्ड्स लाइट ऑन रखिए अगर, क्योंकि आपको दूर तक हद्दे निगाह नज़र नहीं आ रही है तो कोशिश कीजिए कि बिल्कुल फासले पर रखें। जब हैज़र्ड लाइट्स आप ऑन करते हैं गाड़ी की तो उससे एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाता है कि अगर गाड़ी थोड़ी सी बहुत करीब है तो आप थोड़ी अपनी गाड़ी को स्लो कर लें ताकि आपका डिस्टेंस अच्छे से मेंटेन रहे। और प्लीज़ बराए मेहरबानी अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि धुंध की वजह से जो स्मॉग क्रिएट होती है तो स्मॉग से भी हमारी सेहत पर बहुत ज़्यादा असर होता है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जनाब के पॉलिटिकल सर्कस जो चल रहा है पंजाब में, उससे आपको आगाह करें कि पंजाब की सियासी सूरत हाल तेजी से तब्दील हो गई है। असेंबली तोड़ने या ना तोड़ने का मसला बहुत कहीं दूर पीछे रह गया है और अब कानूनी और आईनी मामला खड़ा हो गया है। बाखबर जराए से एक इतला है कि स्पीकर पंजाब असेंबली अब गवर्नर पंजाब की माजूली के लिए सरगर्म है और सदर मुमलिकत को आर्टिकल 101 की शिक 3 के तहत गवर्नर को हटाने के लिए खत लिखा जा सकता है। इस वक्त आर्टिकल 48 की ज़ेली दिफा 2 भी अहमियत की हामिल है और आइन कहता है कि आइनी इख्तियारात के इस्तेमाल में सदर अपनी सूबेदात पर फैसला करेंगे और सदर के इस फैसले को कैसे लिया जाएगा ये बात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर एंकर पर्सन हैं अमीर अब्बास और एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम अमीर अब्बास साहब, क्या कहेंगे आप कि कल जिस तरह से चौधरी परवेज़ इलाही को डिनोटिफाई कर दिया गया है, उसका ऐलान कर दिया गया, मंजूरी दे दी गई है, इस तरह का एक आईनी बहरान खड़ा हो गया है पंजाब में, एक सर्कस और तमाशा लगा हुआ है पंजाब में, क्या कहेंगे इस बारे में? हमारा जो सियासी निज़ाम है ना, उस निज़ाम में गवर्नर हो या सदर हो, इनके जो इख्तियारात हैं या इनका जो होता है वो बहुत महदूद नौयत का हामिल है और अक्सर इख्तियारात जो हैं वो असम्बलियों के पास है, मुंतखब नुमाइंदों के पास है, पार्लियामेंट के पास होते हैं। गवर्नर और सदर है वो आवाम की तरफ से मुंतखब नहीं किया जाता। ये जो इख्तियारात गवर्नर के पास होते हैं ये अमानतन इस्तेमाल किए जाते हैं और गवर्नर वफाक का नुमाइंदा होता है, लेकिन वो वफाक का नुमाइंदा आईनी सरपरस्ती के तौर पर होता है सूबे की। वो सूबे के जो पार्लिमानी मामलात हैं उनके अंदर वो मुदाखलत नहीं कर सकता। तो अब ये तजर्बा करना चाहते हैं, ये तजर्बा करके देखें। बहरहाल हमारे यहाँ ये तो मामला रहते हैं कि लोग अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हैं, अपनी हद तजावुज़ करते हैं, इस चीज़ से कतई नज़र कि उसका नतीजा क्या निकलेगा, बाद में फिर उनको उस पर पछताना भी पड़ता है। तो गवर्नर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लें, वो करेंगे तो वफाकी हुकूमत की हिमायत पर, लेकिन नुकसान उसका मुझे पंजाब असेंबली या परवेज़ इलाही को होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सही। अमीर साहब ये बताएं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है एहतजाज करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है, उसके बाद स्पीकर ने भी सदर को ख़त लिख दिया है कि इस पर कोई एक्शन लिया जाए, तो आपको क्या लग रहा है कि सदर साहब कोई एक्शन लेंगे, सदर आरिफ अलवी, या फिर इस तमाम सूरत हाल में हमारा मुआशी बहरान मजीद कितना और बढ़ जाएगा? सियासी सूरत हाल तो बहुत ही बुरी हो गई है। आप अगर इंडिया की तरफ देखें, दूसरे ममालिक की तरफ देखें तो वो लिटरली हमारी सियासी पॉलिसी का मजाक उड़ा रहे हैं। जी देखिए, जो स्पीकर ने सदर को लिखा है गवर्नर के बारे में, तो मैं जहाँ तक जानता हूँ सदर इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि गवर्नर को वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर तयिनात करता है। गवर्नर सदर की मर्जी से तयिनात नहीं होता, याद रखिएगा, इसमें बहुत फर्क है। ये तयिनात सदर ही करता है, लेकिन ये वज़ीर आज़म की एडवाइस पर होता है। वज़ीर आज़म जिसका नाम देगा उसको सदर लगाए। यही काम हुआ था जब उमर चीमा का दौर था, उनको गवर्नर बनाया गया, उनको हटाने की कोशिश हुई और बार बार असम्बली जा रही थी, लेकिन हुआ अल्टीमेटली वही जो वज़ीर आज़म ने चाहा था, बलीगुर रहमान को लेकर आ गए। लिहाजा सदर इसमें कोई खास काम नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म की मर्जी है वो इस गवर्नर को रखे या ना रखे। सदर ज्यादा से ज्यादा 2-4 हफ्ते सब्जियों के साथ खेल सकता है, इससे ज्यादा उसके पास कोई इख्तियार नहीं। जहाँ तक सियासी तो आपको क्या लग रहा है कि कब तक इस मसले का हल निकलेगा? देखिए, इस मसले का हल अब ये आखिरी ओवर में दाखिल हो चुका है खेल। अब इसका हल निकलेगा अदालत में जाकर। अदालत से पहले हल नहीं निकल सकता, क्योंकि अब क्राइसिस उन्होंने खड़ा कर दिया। एक था प्री क्राइसिस सिचुएशन। प्री क्राइसिस में आप जो कुछ कर रहे थे उससे अदालत को शुरू करने का,
लेकिन अब चूंकि क्राइसिस पैदा हो गया है, रिटर्न दोनों तरफ से ब्लैक एंड व्हाइट ऑर्डर्स हो रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दी जा रही, तो अब ये मामला जाएगा अल्टीमेटली अदालत में, और ये अदालत में सेटल होकर मेरा नहीं ख्याल कि अदालत इस मामले को 4-5 से ज्यादा हेयरिंग्स तक लेकर जाएगी। यानी कि पूरा मामला अदालत पे है। अब देखते हैं हमारे अदालत के इदारे क्या फैसला करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब का, आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी राय से हमें आगाह किया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ एक खातून सहाफ़ी शिफा यूसुफजई के घर पे मुसल्लह अफराद ने दाखिल होकर शदीद बदतमीज़ी की है, मुलाजिमीन को मारा पीटा है और बार बार खातून सहाफ़ी के बारे में पूछगछ करते रहे हैं। खातून सहाफ़ी शिफा यूसुफजई से गुफ्तगू होगी। शिफा यूसुफजई हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शिफा, एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। शिफा, सबसे पहले ये बताइए कि ये वाक़या किस वक्त पेश आया और जो चार दीवार और दीवारी का जो पूरा एक चादर फैलांग के आप आए हैं आपके घर में, एक जो तकद्दुस है चार दीवारी का वो पामाल किया गया, किस पे शक है आपको? ये वाकया पेश आया था जी, हम तो घर पे नहीं थे उस वक्त, और हम जब वापस आए तो हमें बताया गया कि आप लोगों के आने से 10 मिनट पहले ही निकले। तो हम तकरीबन घर के अंदर एंटर हुए हैं 5:45 और 50 के दरमियान, तो शाम का ये टाइम था। तो हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि 5:30 से 5:45 के दरमियान जो है ये कार्रवाई का टाइम हो सकता है। और शक की जहाँ तक बात है, शक तो हमने फिलहाल मतलब हमें नहीं उस तरह से आइडिया, क्योंकि मास्क उन्होंने पहने हुए थे, तो हमारा जो लड़का है वो भी उस तरह से उनकी चेहरे नहीं देख सका, तो वो हम नहीं उस तरह से बता सकते कि कौन थे या कौन नहीं थे। पुलिस को अलबत्ता हमने जो FIR दिलवाई है उसमें हमने किसी को नामजद नहीं किया, आपने बताया कि मुलाजिमीन पर तशद्दुद भी किया गया है, उनका तशद्दुद का मकसद क्या था, वो क्या पूछना चाह रहे थे, उनका मकसद क्या था आपके घर में इस तरह घुसने का? कि जब वो अंदर आए तो वो क्योंकि दीवार या गेट फलांग के आए हैं और उनके बूटों की आवाज आई है, तो उस लड़के ने हमें बताया कि मैं लेटा हुआ था तो एक धड़प या इस तरह से एक आवाज उसको सुनाई दी। तो वो कहता है मैंने दरवाजा खोला है कमरे का, तो बाहर 2 आदमी खड़े थे और उन्होंने मुझे गिरबान से पकड़ा, मारा, चपेड़े शपेड़े मारी, मुक्के शुक्के मारे, लाते माते मारी। फिर कहता है कि उन्होंने कमरे में बंद किया और वो चले गए, जो घर का मेन डोर जो है उसकी तरफ चले गए और फिर उस पर उन्होंने लाते माते मारी। फिर कहता है इतने में मैं जब बाहर निकला खिड़की काट वाट के, तो उन्होंने दोबारा फिर पहला सवाल जो उन्होंने किया वो उससे यही किया कि किधर हैं, कहाँ गए हैं। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि कहाँ गए हैं और बता के तो नहीं जाते। तो ये फिर सिचुएशन है कि उन्होंने यही सवाल पूछा किधर हैं और कहाँ गए हैं। तो हमारे सही, तो इस वाले शिफा कि आपको किसी किस्म का कोई थ्रेट दिया जा रहा था, कोई मैसेजेस, कोई फोन कॉल्स पे कोई धमकियां आ रही थी आपको? नहीं, ऐसा सच तो उस तरह से नहीं थे और आई कांट रिकॉल। ये ज़रूर है कि मतलब अब क्योंकि हम सहाफ़ी हैं, हमें इस चीज़ में डिस्टिंग्विश करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है कि कभी हमें कॉल्स आ रही हैं। मैं अननोन नंबर से कॉल्स वैसे नहीं उठाती अनलेस कोई मुझे मैसेज करके बताए कि भाई दिस बंदा या मैं हूँ और मैंने आपसे इस बारे में बात करनी है, तो मैं अदरवाइज अननोन कॉल्स नंबर से कॉल्स नहीं उठाती। तो अब हमें ये भी हो सकता है कि कभी कोई अननोन कॉल जो मुझे आई है जिनके हवाले से मुझे थोड़ा सा है, वो हो सकता है कि किसी ने कोई बात बतानी हो, कोई खबर शेयर करनी हो। हमें बहुत सारे लोग सेगमेंट्स के हवाले से कॉल्स करते हैं कि भाई ये सेगमेंट है, स्टूडेंट्स का ये इशू चल रहा है, उनको फलां जगह पर एंट्री नहीं मिल रही है या उनके एग्जाम डिले हो गए, इस तरह से। तो अब मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, मुख्तलिफ लोग हमें इससे रब्ता करते हैं, तो ये बताना बड़ा मुश्किल है कि मतलब धमकियाँ। लेकिन उस तरह से मुझे कोई ऐसा थ्रेट या इस तरह का कोई मैसेज, कोई कॉल ऐसी नहीं आई कि जिसमें कहा हो कि तुम ठीक हो जाओ या तुम ख्याल रखो, या ऐसी कोई बात मुझे नहीं की। सही, आपने पुलिस स्टेशन में जो है वो अपना केस भी दर्ज करवा दिया, उसके खिलाफ FIR भी करवा दी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन अफराद की निशानदेही हो जाएगी? पहचानेंगे कैसे इनको? क्योंकि आप तो कह रही कि मास्क लगा के आए थे ये लोग। मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान है जी, और यहाँ पे बहुत सारे जराइम जो हैं वो हो जाते हैं। और अगर माजी के हम देखें कोई एक्सपीरियंसेस अगर कोई शेयर करें कभी, मतलब हामिद मीर साहब पे जिन्होंने अटैक किया था उनका पता चल गया क्या वो कौन थे, या कोई और बाकी जो लोग थे उनका कुछ पता चला? यहाँ पे तो अरशद शरीफ ये कहता मर ही गया, उसको ये मरना पड़ा उसको साबित करने के लिए कि उसकी जान को खतरा है। अदरवाइज तो हमारे कोई मानता ही नहीं था, वो खतूत लिखते रहे, वो कहते रहे लोगों को, किसी ने उनकी बात पे कान ही नहीं धरा। तो चलो वो तो एक प्री है ना कि आप क्राइसिस अवर्ट करते हैं या उसको रोकते हैं।
जब कोई क्राइसिस हो जाए उसके बाद की भी हमारी ये आदत है कि हमारे यहाँ कोई कम ही केसेस ऐसे हैं जो कि सॉल्व हुए हों और फिर हमारे यहाँ सेफ सिटी अथॉरिटीज के कैमरों की आपको वैसे तफसीलात पता है कि किसी का फेशियल रिकग्निशन काम नहीं कर रहा, तो कोई कैमरा खराब है, तो कोई कैमरे में मेंटेनेंस नहीं हुई हुई, तो किसी कैमरे की कोई फुटेज नहीं बनी, तो कैमरा जहाँ पर लगाना था वो रोड छोड़ के कैमरा दूसरी साइड पे कर दिया गया, तो वो इस किस्म की सिचुएशन है। लेकिन ये है कि पुलिस कोऑपरेट कर रही है और पुलिस ने FIR वगैरह दर्ज की है। पुलिस के काफी नुमाइंदे कल यहाँ पर आए घर पे, उन्होंने देखा घर के आसपास, उन्होंने सिचुएशन स्टडी की, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसका कुछ हल निकलेगा। अदालत के हवाले से अभी मैंने अपनी डिसीजन नहीं लिया कि हम क्या करेंगे, लेकिन फिलहाल तो FIR है और सहाफियों के कई केसेस ऐसे हैं जो अदालतों में पेंडिंग है, उनकी फ्री स्पीच के हवाले से या उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस किस्म के किसी केस में आप मुझे जाते देखें या मैं भी हो सकता है पार्टी बन जाऊं। लेकिन फिलहाल तो यही है कि FIR दर्ज हो गई है एंड वी आर होपिंग CCTV जो फुटेज है जो यहाँ पर होगी, वो कहा गया है, चट्ठा साहब हैं DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद के, उन्होंने अपने लोगों को कहा है कि CCTV की फुटेज को स्टडी करें, इससे मतलब 5 से 6 के दरमियान का जो घंटा है इन कैमरों की, तो उसका अभी हम वेट कर रहे हैं कि उससे कुछ पता लगता है या नहीं लगता। उन लोगों ने क्योंकि चादरें लपेटी हुई थी और मास्क हो सकता है उन्होंने उतार दिए हो सकता है पहने हुए हैं, सर्दी है, बहुत कम लोग इस चीज को देखेंगे कि भाई इसने मास्क क्यों पहना हुआ है। लोगों को वैसे ही पता है कि भाई सर्दी है इस्लामाबाद में, तो मास्क पहने हैं कान वान गर्म रखने के लिए। तो आइडेंटिफाई करना शायद इतना मुश्किल नहीं होगा, ये देखना होगा अलबत्ता कि वो गाड़ियों को चेक करेंगे CCTV कैमराज में या पैदल लोगों को चलते हुए देखेंगे। अगर पैदल लोगों को चलते हुए देखेंगे तो उनके पास बड़ा एक अच्छा वो है कि देख लें कि चादर किस किस्म की नहीं। शिफा, हमारे के अल्लाह करे कि आपकी ये मामला जल्द से जल्द हल हो जाए और जो भी मुजरिम है वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं। और सुनने में आया है कल वज़ीर आज़म ने भी नोटिस लिया है इस बात का, तो हुकूमत की जानिब से किसी ने कोई रब्ता किया है आपसे? जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने IG जो है इस्लामाबाद के अकबर नासिर खान साहब, उनसे रब्ता किया है और रिपोर्ट उनसे तलब कर ली है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने मुझे आज सुबह फ़ोन किया था, उन्होंने कहा है कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं करूँ उनसे रब्ता। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा यही नंबर है और आप मुझे मतलब फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। सेनेटर आसिफ किरमानी साहब हैं, उन्होंने भी मुझे मैसेजेस वगैरह कल किए थे। शायद खाकान अब्बासी साहब ने ट्वीट की है। तो सियासी जमातों का तो बहुत एक ऐसा रद्द अमल आया है कि जिन्होंने इस वाक़े को किसी किस्म के तरीके से कंट्रोवर्सी नहीं बनाई, ना किसी ने कहा कि नहीं भाई ये उस जमात की ज्यादा नाकिद है या ये उस जमात की ज्यादा नाकिद है, किसकी फेवर में, तो ये चीज़ नहीं, इसके साथ नहीं है। वो सारी सियासी जमातों ने, उनका रद्द अमल ऐसा था कि जो बहुत पॉजिटिव था मैं कहूँगी, और उन्होंने तरीके इंसाफ के जितने भी हमारे हैं रहनुमा, उनको जब पता चला, इमरान खान साहब को जब ये चीज़ पता चली, तो उन्होंने अपनी मीटिंग्स में कहा कि शिफा को जितनी सपोर्ट चाहिए और जो सपोर्ट चाहिए वो हमारी लीगल टीम भी उसको ऑफ़र करे और बाकी भी जो सियासी रहनुमा हैं वो भी उसको ऑफ़र करें कि वो अकेली ना फील करे, उसकी फैमिली को भी पूछें जाके। तो कुछ तो सियासी रहनुमा तरीके इंसाफ के हमारे घर भी कल आए थे, कल बल्कि आ गए थे इसी वाक़े के बाद। और आज जो है बाबर रवान साहब आए अपनी टीम के साथ, तो खान साहब की भी इंस्ट्रक्शंस हैं अपनी टीम को। पीपल्स पार्टी का थोड़ा सा रिस्पांस उस तरह से नहीं है जिस तरह से कि बिलावल भुट्टो साहब का उस तरह से होना चाहिए कि वो ह्यूमन राइट्स कमेटी और उन सारे मामलात में बड़े एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं पिछले कुछ सालों में, लेकिन अदरवाइज गवर्नमेंट का जो रिस्पांस था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मुझे खुशी इस बात की है कि इस मामले को कंट्रोवर्शियल नहीं किया गया, सब लोग आपकी सपोर्ट में खड़े हैं, तमाम तंजीमें जो हैं वो आपकी सपोर्ट में खड़ी हुई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो मुजरिमान हैं वो पकड़े जाएं। ये हम देख रहे हैं कि इस तरह के केसेस पूरी आवाम के साथ आजकल हो रहा है। सिर्फ इस्लामाबाद या कराची की हम बात करें तो कराची में भी हम बहुत से मसाइल का शिकार हैं। यहाँ पे आए दिन जो है वो स्नैचिंग हो रही है, मर्डर्स हो रहे हैं, टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। और हालिया दिनों में आपको याद होगा कि एक अफसोसनाक वाकई पेश आया है कराची सफूरा चौरंगी के करीब, वहाँ एक कम उम्र लड़की को बेहुरमती के बाद कत्ल कर दिया गया था। कराची के इस इलाके स्कीम 33 में घर में ज़्यादती के बाद कत्ल होने वाली 14 साल लड़की के अहले खाना को गवर्नर सिंध ने अपनी तरफ से घर देने का वादा तो किया है और JDC के ज़फ़र अब्बास ने भी मुतासरा ख़ानदान को गवर्नर से मुलाकात करवाने में उनकी मदद की है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। ज़फ़र अब्बास जो JDC के सरबराह हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब, ये बताइएगा सबसे पहले कि गुज़िश्ता दोनों एक खातून आपके साथ गवर्नर हाउस गईं जहां पे आपने उनकी मदद करवाई, एक कम उम्र लड़की के अहले खाना ने आपसे रब्ता करके क्या मदद मांगी थी? ये मौसमियात सफूरा में जिस बच्ची के साथ 14 साल की बच्ची जिसके साथ मतलब पहले जिसका मर्डर हुआ और मर्डर के बाद उसके साथ ज्यादती हुई, उसकी वालिदा थी। और ये बेचारी इनकी सिर्फ 3 बेटियां थी और इनका कोई बेटा नहीं है। और ये खुद भी नौकरी करती हैं, इनके शौहर भी नौकरी करते हैं, हालांकि बीमार हैं वो, एक बेटी भी नौकरी करती है। और इनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ था, इनकी बेटी का कत्ल हुआ
तो उसके बाद इस फैमिली ने हमसे रब्ता किया था कि एक तो हमें इंसाफ की फराहमी के लिए मदद चाहिए, एक अच्छा वकील चाहिए, और उसके अलावा जो उनके माली हालात थे, क्योंकि जिस घर में इनकी बच्ची का मर्डर हुआ है उस घर में ये लोग परेशान थे, कैसे रहे, खौफ, मतलब खौफ नहीं, एक उनको वो थी कि हमारी बेटी को किस तरह से इस घर में उसके साथ जुल्म हुआ, उसको कत्ल हुआ, तो इनको दूसरा घर लेना था। दूसरे घरों में जहां भी जा रहे थे, जिस किसी के पास लोग बोल रहे थे आपने पुलिस में केस किया, रोजाना पुलिस आएगी, हम अपना घर नहीं दे सकते, परेशान थे बेचारे। तो गवर्नर सिंह साहब, कामरान डिसोरी साहब से इनकी मुलाकात हुई, इन्होंने अपना सारा दर्द बताया, तो गवर्नर साहब ने हर किस्म का ताउन की यकीन दहानी कराई, और फिर उसके बाद गवर्नर साहब ने अपनी जानिब से इनको जिस इलाके में रहते हैं उसी इलाके के अंदर एक पूरा घर गिफ्ट किया है। और मैं समझता हूँ वो उस फैमिली के लिए भी बहुत बड़ी नेमत है। वो उनकी मजीद जो 2 बेटियां हैं उनके लिए आसरा हो गया, छत का साया हो गया, और इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने हर किस्म का वादा किया कि नो डाउट गवर्नर से का एक बहुत बड़ा इकदाम है, उन्होंने इस तरह से हेल्प की। लेकिन इस तरह क्या एक वहशी दरिंदे हमारे शहरों में आके रह रहे हैं, रोज़ बरोज़ के बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स जफ़र साहब, और इस तरह के रेप के वाक़यात, आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? क्या बेरोज़गारी है जो स्ट्रीट क्राइम्स इतने बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये वहशी दरिंदगी के जो वाक़यात हो रहे हैं इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं हूँ या कोई भी समाजी तंजीम हो, हम सब लोग शोर कर रहे हैं पिछले 1.5-2 सालों से कि जिस स्पीड से ये महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका अंजाम कौन भुगतेगा? लाजिम बात है, किसी के घर में अगर उसके बाप को कोई मालिक मकान आके धक्का दे रहा है, या किसी शख्स को उसकी बीवी बोल रही है तुम्हारी बच्ची 2 दिन से भूखी है, आपके सामने बेरोजगारी है, आपके सामने कि इस शहर में वैसी सरकारी नौकरियां नहीं दी जाती है कोटे की बुनियाद पे, और दूसरा प्राइवेट कंपनीज कितनी बड़ी तादाद में लोगों को निकाल रही है, कोई 5,000 लोग निकाल रहा है, कोई 4,000 निकाल रहा है। इस पूरी सूरत हाल में अगर हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई रिलीफ पैकेज का ऐलान नहीं किया, कोई ऐसा रास्ता लोगों को दिखाना जरूरी है, नहीं तो ये तो अभी कुछ भी नहीं है। अभी तो मैं तो देख रहा हूँ इससे ज्यादा तबाही नजर आ रही है भाई। दुनिया के किस मुल्क में ऐसा होता है कि कोई मोबाइल छीनने आए, मोबाइल भी छीन ले और गोली भी मार दे। यहाँ रोजाना जवानों के लाशें उठ रहे हैं, और अब ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि जी आज 2 जनाजे उठे, आज 1 उठा, आज 3 उठे, आज इसको मार दिया, वो जख्मी, उसका बेटा जख्मी, उसका बाप जख्मी। मतलब ये तो बहुत ही खतरनाक तरफ सूरत हाल जा रही है। मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं इस पे गौर किया जा रहा, क्यों उसके सद्दे बाप के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। चाहे सीसीटीवी कैमरे लगाने हो, चाहे रेंजर्स बढ़ानी हो, चाहे पुलिस बढ़ानी हो, कंट्रोल तो करना है, लेकिन असल जो वजह है वो बेरोजगारी, भूख, अफलास क्यों बढ़ रहा है, इसके ऊपर हुकूमत को तवज्जो देनी होगी। नहीं तो ये तो हमारा मेगा सिटी है, पाकिस्तान का मेन सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान को 68% रेवेन्यू देने वाला शहर है। लोग अपने मोबाइल फोन घर में रख के निकल रहे हैं। यार हम आपको फोन कर रहे थे, आप फोन क्यों उठा रहे 3 घंटे से? जफर साहब आप की बात कर रहे हैं, कराची को मेगा सिटी कह रहे हैं, लेकिन कराची में तो जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, दहशतगर्दी, रेप, फिजाई आलूदगी, इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। क्या समझते हैं कि सारे कामों की निशानदेही सिर्फ समाजी तंजीमें ही करेंगी, सियासी जमातें कुछ नहीं कर रही हैं? देखिए इशू क्या, मतलब मैं तो अपनी बातों में अब नहीं बोलता कि रोशनियों का शहर था। मैं बोलूंगा जो अभी 2-3 दिहाइयां जो गुजरी हैं, जो जनरेशन अभी आई है, जो 30 साल का हुआ है लड़का या जो 25 साल का हुआ है, वो तो बोलेगा नहीं जफर अब्बास आप झूठ बोल रहे हैं। हकीकत है, हमने जब से आंख खोली हमने तो रोशनियों का शहर देखा। हमने तो यहाँ दहशतगर्दी देखी, जबान के नाम पे, मजहब के नाम पे, मसलक के नाम पे, हमने टूटी हुई सड़कें देखी, हमने उबलते हुए गटर देखे, हमने गटर में गिर के मरते हुए बच्चे देखे। ये रोशनियों का वक्त था जब हमारी दादियाँ नानियाँ जो है वो छोटे हुआ करते थे, उस वक्त की कहानियाँ सुनाते थे। अगर आज तो आप वाकई हमारी पिछली वाली जनरेशन या हमें उठा के बात करें तो हम तो यही कहेंगे हमने आज तक कभी रोशनियों का शहर नहीं देखा। हाँ, दंगे फसाद का शहर हमने ज़रूर देखा है, आए दिन स्नैचिंग, बोरीबंद लाशें, यही देख देख के बड़े हुए हैं। खैर आपसे पूछूंगी कि आप ये आखिर में बताएं कि आपके पास लोग, काफ़ी सारे लोग आते हैं जो अपने मसाइल लेके आते हैं, आपसे मदद की अपील करते हैं, ज़्यादातर किस तरह के मसाइल सामने आते हैं लोगों के? देखें अब तो वो टाइम ही गुजर गया ना, किस तरह के लोग आते हैं। अब तो सभी आ रहे हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली है, वो कह रही है जी हमारा हर महीने आपने 2-2 हज़ार रुपए राशन पे बढ़ाया, आज 2 साल के अंदर वो हमारा जो 12 महीने का खर्चा था, वो राशन जो था वो पहले साल 24,000 रुपए, अब दूसरे साल 48,000 रुपए का बजट बढ़ गया। सिर्फ 2-2 हज़ार रुपए महीना बढ़ रहा था, लेकिन 48,000 कहां से आए? हमारी तो टोटल आमदनी ही 35,000 रुपए। तो लोगों के साथ जो हो रहा है उस पर कोई ना सुनना चाहता है ना बात करना चाहता है। किससे बात करेंगे आप? वो बोलेंगे नहीं हमारे सियासी मामला चल रहे हैं, फला हमारा ये मसला चल रहा है, हमारा वो। आवाम को कौन डिस्कस करेगा? आवाम की कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? अभी 2 मिनट पहले आपके इस प्रोग्राम से पहले मैंने एक देखा, पोस्ट देखी, एक शख्स ने खुदकुशी की है। वो उसने 2 पर्चे लिख के दिए, पेंसिल से लिख के छोड़े। वो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि मेरी बीवी मुझे माफ कर देना, मेरे ऊपर फला 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 से मैंने कर्जा लिया हुआ था, और उन लोगों को भी लिखा है खुदा के वास्ते मेरे बच्चों और बीवी को जीने देना, मेरे पास पैसे नहीं थे इसीलिए मैं खुदकुशी कर रहा हूँ और मैं तुम सबसे शर्मिंदा हूँ। क्यों और कब तक? कौन जवाब दे इसका? तो सीधी सीधी बात है, लोगों को किस नहज पे पहुंचा दिया है।
हुक्मरान हो, सियासतदान हो, सही है, यहाँ जवाब नहीं देना, लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह में जवाब देना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ज़फ़र। अरे हुक्मरान जो हैं वो कुर्सी की जंग में, इक़्तिदार की जंग में लगे हुए हैं। आवाम जाए भाड़ में, आवाम को कोई नहीं पूछा। आवाम भूखी मरती है, खुदकुशी करती है, उनको किसी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ इक़्तिदार की और कुर्सी की जंग में लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र अब्बास आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया सुबह सुबह। एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी पाकिस्तानी खातून से जिन्होंने ना सिर्फ डायरेक्टर एज ए प्रोड्यूसर उन्होंने डिफरेंट किस्म के अवार्ड अपने नाम लिए हैं, बल्कि उनके हस्बैंड भी उनके साथ ही फीचर फिल्म्स के अवार्ड्स अपने नाम करवा चुके हैं। वो भी एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर काम करते हैं। डॉक्टर इरम और डॉक्टर कामरान दोनों यूके से PhD ग्रेजुएट हैं और के मूवीज़ के फाउंडर हैं। उनकी टीम के पास फिल्म, टेलीविज़न और मीडिया से रिलेटेड बहुत पुराना और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और रिसेंटली उनकी मूवी लव नो मैटर जो फीचर फिल्म है उसने काफ़ी कामयाबियाँ समेटी हैं और बहुत हिट जा रही है आजकल वो मूवी। तो हम उनसे पूछेंगे कि आजकल के नौजवान किस तरह की फीचर फिल्म्स बनाना पसंद करते हैं, किस तरह की मूवीज़ देखना पसंद कर सकते हैं और किस तरह से हम लॉलीवुड इंडस्ट्री में मज़ीद जो है वो कुछ उनसे कुछ टिप्स लेंगे कि कैसे हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को बेहतर कर सकते हैं। तो डॉक्टर इरम कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इरम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहिबा, आप कैसी हैं? बिल्कुल मजे में हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है पाकिस्तान आके। मौसम भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। कितने अरसे बाद पाकिस्तान आई हैं ये बताइए? मैं ऑलमोस्ट 2.5 years। ओह 2.5 साल बाद, काफ़ी चेंज लग रहा होगा आपको। अब तो 2.5 साल में बहुत बदल गया है। काफी। चलें, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं मुझे कि आपकी मूवी ओनली लव मैटर, ये साउंड्स लाइक के बहुत ही रोमांटिक किस्म की और रिलेशन से रिलेटेड पूरी मूवी होगी। थोड़ा सा कुछ बताएंगे मूवी के बारे में, क्योंकि हमने तो यहाँ पे देखी नहीं है और हम चाहते हैं कि हम इस मूवी को देखें जिसने इतनी कामयाबियाँ समेटी हैं। ये मूवी अभी रिलीज नहीं हुई है, इस अभी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में है, पर बिफोर दैट it has been in the film festival circuit already, so film festivals में इसने over 30 awards जीते हैं। और over 30 जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं ओनली लव मैटर से ये एक माँ और बच्चे की कहानी है और एक ऐसी माँ जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है पर अडॉप्ट करती है, उसकी कहानी है ये। और इसमें I mean बहुत से over 300 collaborators ने collaborate किया और ख़ासतौर पे उस तरह के लोगों पे कहानी है जो जब पैदा होते हैं तो डिसाइड नहीं कर सकते आपके वो मर्द हैं या औरत हैं, को इंटरसेक्स भी कहते हैं। और मतलब एक बच्ची जो इंडिया में पैदा होती है और फिर बाद में उसको यूके ले जाया जाता है और किस तरह से उनकी लाइफ गुजरती है, स्ट्रगल करती है और बाद में बच्चा अडॉप्ट भी करती है। तो ये उसकी लाइफ की स्ट्रगल्स, इंटरसेक्स लोगों के इश्यूज उन सब पे बेस करके बनाई गई है। नहीं तो ये बिल्कुल डिफरेंट मूवी लग रही है, लेकिन इट साउंड्स लाइक सम काइंड ऑफ रोमांटिक मूवी, लड़का लड़की की कहानी, प्यार मोहब्बत, लव ट्रायंगल, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो स्टोरी आपने मुझे बताई तो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें वो भी है पर बेस करता है ज्यादा माँ बच्चे रिलेशन पे है। तो मतलब सब कुछ मिलेगा आपको इसके अंदर, कमर्शियल मूवी है ये। अच्छा वाओ, जबरदस्त, हम जरूर देखना पसंद करेंगे इंशाल्लाह। ये कब रिलीज होने वाली है? नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम वेट करेंगे इस मूवी का, क्योंकि आपने जो स्टोरी बताई है, थोड़े से स्पॉयलर्स दिए आपने इस मूवी के बारे में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। तो आगे अब मजीद किन प्रोजेक्ट्स पे काम करना पसंद करती हैं आप, या आगे कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? हमें डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। मेरे पास अभी एक फिल्म जिस पे, क्योंकि मैंने औरतों के इश्यूज़ पे बहुत काम किया है ऑलरेडी, और एक बड़ी अच्छी इन औरतों के इश्यूज़ में वैसे भी सामने लाना चाहती हूँ जो अब भी हैं और जो माजी में भी गुजरे हैं उन पे। तो हमारी नेक्स्ट फिल्म जो हम प्लान कर रहे हैं वो एक स्कॉटिश सर्जन पे है जो कि इंडिया में ही पैदा हुई थी और ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, और फिर उसके बाद वो वापस मूव कर गई थी। स्कॉटिश पेरेंट्स की बेटी थी, बाद में वो लोग वापस मूव कर गए थे स्कॉटलैंड। तो उनकी डेथ 1917 में हुई ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड शी एक्चुअली फाउंडेड द स्कॉटिश वुमेन हॉस्पिटल्स, और वो 1500-2000 औरतें लेकर। ये रियल स्टोरी पे मबनी है मूवी? बिल्कुल। हाँ, बिकॉज़ साउंड्स लाइक यस।
बिल्कुल रियल स्टोरी पे पीरियड ड्रामा है जिसमें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है और उनकी स्ट्रगल है, किस तरह उन्हें बोला गया कि भाई आप तो मतलब उस वक्त औरतों को तो अलाउ ही नहीं था कि वो वॉर में और आगे फ्रंट पे आगे जाके काम कर सकें। बिल्कुल सही। अच्छा, लॉलीवुड इंडस्ट्री को हमारी बेहतर बनाने के लिए मजीद आपको क्या लगता है, क्या इकदाम करने चाहिए? मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ी बहुत रिसर्च भी करनी चाहिए, एक तो डिफरेंट टॉपिक्स पे, और दूसरा इसके अलावा काम ऑलरेडी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। बहुत अच्छी फिल्म्स बन रही हैं और अभी रिसेंटली भी आपने देखी हैं, कई फिल्मों ने बहुत अच्छा काम भी किया है। नो डाउट, लेकिन मजीद बेहतर करने के लिए क्या हमारे यहाँ ऐसा होता है कि 4, 5, 6 मूवीज एक साथ रिलीज हो जाती हैं, इसमें से कुछ एक आध चंद कुछ बहुत सुपरहिट हो जाती हैं बॉक्स ऑफिस पे, बाकी जो है वो आती हैं कहाँ जाती हैं पता नहीं चलता, या ज़्यादातर हमारी कॉमेडी मूवीज ज़्यादा होती हैं, या एक ट्रेंड चलता है हमारे यहाँ कॉमेडी है तो सारी कॉमेडी आ रही है, लव है सारी लव ट्रायंगल आ रहा है, लेकिन उस पर कॉमेडी होना ज़रूरी है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि इस तरह की मूवीज़ बननी चाहिए, कुछ और किसी और जॉनरा की तरफ भी जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए और जॉनर्स की तरफ। मैं समझती हूँ कि सोशल इश्यूज की तरफ भी जाना चाहिए, और इस तरह की कहानियाँ जैसे एल सिंगर्स पे हम काम करें, इसी तरह यहाँ पे हमारे इतने लेजेंड्स गुजरे हैं, उनके ऊपर भी उनकी लाइफ्स पे भी फिल्में बननी चाहिए, बायोग्राफिकल फिल्में भी होनी चाहिए जो कि आपको बताएं कि आपकी हिस्ट्री क्या है, मतलब आपकी इतनी रिच हिस्ट्री है यहाँ बरसगीर की, और हमारी मैडम नूर जहां इरम आप पाकिस्तान में, मैं चाहूंगी कि यहीं पर रहते हुए आप एक ऐसी हिस्टोरिकल मूवी बनाएं कि जो सब देखें तो सबके दिल जीत ले, या फिर आंखों से आंसू निकल आए जब आप सिनेमा से बाहर निकलें, तो बस आप अपना दिल थाम के रखें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज तरह की मूवी बनाएं आप। थैंक यू सो मच डॉक्टर इरम हमारे साथ मौजूद थी, आपने बताया आपकी मोनी लव मैटर, विश यू ऑल द बेस्ट, अगले साल रिलीज होने वाली है एंड साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग मूवी, इंटरसेक्स के ऊपर बनी हुई है, किस तरह के लोग स्ट्रगल करते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं, और इस बारे में हम अक्सर अपने शो में बात भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान के एक मशहूर वीलॉगर जमशेद बरकी से, और जमशेद बरकी की अगर आपने वीलॉगिंग देखी है तो देख के थोड़ी देर के लिए तो आपको गूज़बम्स आएंगे कि किस तरह के पहाड़ों पे ये चढ़े हुए हैं और किस तरह से पाकिस्तान की खूबसूरती को ये उजागर करते हैं। मैं यहाँ पे थैंक्स कहना चाहूँगी जमशेद बरकी का कि वो इतना पाकिस्तान की खूबसूरती को उजागर करते हैं और हमारे शो में भी आ चुके हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम जमशेद एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। जमशेद, सबसे पहले ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान में टूरिज्म को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, पाकिस्तानी टूरिज्म को, और मैंने आगे कुछ वीडियोस देखी जहाँ पे आप तख्ते सुलेमान पे खड़े हुए हैं और वहाँ पे जो आपने वीडियो जिस तरह से शूट की है, ओह देख के ही खौफ आता है, इतने नैरो कंजस्टेड जिगजैग रास्ते हैं, आप बगैर किसी सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर गए हुए हैं, तो कैसे करते हैं? शौक है या फिर इतनी ख़तरनाक रिस्क लेना कैसे? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। दूसरी बात ये है ना कि अब देखें ना पाकिस्तान की टूरिज्म के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो स्पेशली ये जो इलाके हैं जो पख्तूनख्वा का जो जनूबी साइड है स्पेशली KPK में, ये जो इलाके ना बहुत पीछे रह चुके हैं टूरिज्म के हवाले से। अगर ये जो ना अगर फेमस होती हैं, इनमें टूरिज्म आती है, तो एक तो ये मज़े की बात ये होगी ना कि यहाँ के लोगों का रोज़गार बढ़ेगा, सेकेंड चीज़ ये होगी ना कि मुल्क की इकॉनमी में भी इस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो बस इसी जज्बे को साथ लेके मैं चलता हूँ। जाहिर सी बात है सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं होती ना, इतनी ज़्यादा हम सेफ्टी ले सकते हैं क्योंकि छोटे लेवल पे, लेकिन वही एक जज्बा होता है अपने मुल्क को प्रमोट करने का, अपने इलाके को प्रमोट करने का, तो उसी जज्बे के साथ सब कुछ हो जाता है। तो पूरी टीम है आपके साथ, मैंने देखा है कि पूरी टीम आपके आगे पीछे होती है, सब एक साथ काम कर रहे होते हैं, और ड्रोन शॉट्स भी लिए हुए हैं आपने, इतने खूबसूरत से आप पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, और डेरा इस्माइल का जो तख्ते सुलेमान है उसके बारे में कुछ बताएं कि वो इतना ज़्यादा फेमस नहीं था, उसको आपने क्यों हाईलाइट किया इतना? वो एक्चुअली एक तारीख की जगह भी है और साथ में खूबसूरत मकाम भी है ना। तारीख उसकी ये है ना कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तारीख के मुताबिक यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पे ना चंद दिन गुजारे थे ना, यहाँ से मतलब बलूच इंडिया का जो इलाका था उस टाइम वो नज़र आता था, तो यहाँ पे कुछ दिन गुजारे थे। दूसरी जो हिस्ट्री है ना वो स्पेशली पश्तून्स के साथ रिलेटेड है। पश्तून्स के जो फोर फादर हैं कैस अब्दुल रशीद साहब ना, पश्तूनों की हिस्ट्री वहीं से चल के आ रही ना, वो एक्चुअली सहाबी थे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भेजा था इस तरफ कि आप यहाँ पर आके ना तबलीग करें। तो उनसे ना जो पश्तूनों का जो नस्ल है ना उनसे शुरू हुई थी उससे कैस अब्दुल रशीद से, तो उनका जो मज़ार है वो भी बिल्कुल तख्ते सुलेमान के टॉप पर है, यानी कि 11,500 फीट के ऊपर। तो इसी वजह से पश्तून जो लोग ना वहाँ पे दुआ करने भी आते हैं, उनकी कब्र के लिए दुआ करने भी आते हैं। तो वहाँ जाने का रास्ता है इतना आसान कि वहाँ जा सकते हैं जो टूरिस्ट आते हैं, या नहीं वहाँ के मकामी ही जा सकते हैं सिर्फ?
टूरिस्ट वैसे तो नहीं आ सकते जब तक उनके साथ मकामी लोकल गाइड्स ना होना, तो उसका रास्ता दो तरफों से आता है। बलूचिस्तान की तरफ से आता है, वो काफी इजी है, मतलब आराम से टूरिस्ट, कोई भी टूरिस्ट होता है जिसको हाइकिंग का एक्सपीरियंस ना हो वो आ जाता है 5-6 घंटों में। लेकिन डेरा इस्माइल खान साइड से जो रास्ता है ना, जिस तरह आपने वीडियो में देखा, वो थोड़ा सा स्टीपर है, आपको खतरा नीचे गिरने का। स्पेशली वहाँ पे एक जगह ऐसी है जहाँ पे सिर्फ आप एक ही कदम रख सकते हैं। हाँ, मैंने देखा है कि आपका एक पैर जो था वो ऊपर था और एक ही पैर के थ्रू आप जो है वो कर्व हो रहा था माउंटेन की तरफ से रास्ता। बड़ा खतरनाक है वैसे वो। एग्जैक्टली और काफ़ी ज़्यादा हाइट थी, मतलब अगर अल्लाह ना करे कोई वहाँ से स्लिप होता भी है तो कोई उम्मीद नहीं होती। और एक्चुअली ये वाक़यात हुए भी हैं। वहाँ की जो लोकल औरतें हैं ना, वहाँ पे वो जो चिलगोज़े होते हैं वो वगैरह काश्त करने के लिए वहाँ पे फिरती रहती हैं, घास वगैरह करने के लिए। तो 1-2 औरतों की इस तरह से डेथ भी हुई थी कि वहाँ पे उनका पाँव गलत हो गया था, वो वहाँ से गिर के फौत हो चुकी थी। चलें जी, हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर कोई अब वेकेशंस भी आए हैं बच्चों के, अगर कोई घूमने के लिए आना चाहे तो कौन सी जगह प्रेफर करेंगे फैमिली के साथ सबसे ज़्यादा? नान कागान के अलावा ये बहुत कॉमन हो चुकी हैं। मैं केपी साइड पे उनको इनवाइट करूंगा। पहले तो मैं उनको कहूँगा सवात में, क्योंकि फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा सवात की तरफ अगर वो आ सकती हैं तो वेल एंड गुड है। अगर जो ट्रेवल इंथुजियास्ट हैं जिनको जो ना कंफर्ट जोन से बाहर आके थोड़ा सा एडवेंचर करना होता है तो उनको मैं रिकमेंड केपी के में जो फाटा है ट्राइबल एरियाज है, इस तरह वादी हो गया, खैबर साइड हो गया, सही केपी के ट्राइब एरियाज में जाएं। थैंक यू मच। जमशेद बरकी हमारे साथ मौजूद थे एंड थैंक यू सो मच, आपने पाकिस्तान की इतनी खूबसूरती आपने हमारे साथ इंट्रोड्यूस करवाई। अगर वेकेशंस पे आप जाना चाहते हो तो केपी की तरफ जाइए। फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। जैसा कि आप देख चुके हैं ऑलरेडी, सीनियर वाइस चेयरमैन गुलाम खालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं पोल्ट्री एसोसिएशन से। उनसे बात करेंगे क्योंकि अंडों का बहरान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन एक और जो है वो खबर सुनने में आ रही है कि जो मैंने जिक्र में किया था आपसे इंट्रो में कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नजम सेठी को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाने की मंजूरी दे दी है। और ज़राए ने बताया है कि 4 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जैसे कि 2019 का क्रिकेट बोर्ड आइन ख़त्म कर दिया जाएगा और 2019 में वज़ीर-ए-आज़म के 2 नामजद करदा नामों को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। और तीसरा नोटिफिकेशन ये है कि 2014 का आइन बहाल कर दिया जाएगा और चौथे नोटिफिकेशन में मौजूद बोर्ड को चलाने के लिए एक सेटअप का ऐलान किया जाएगा। और दूसरी तरफ इंग्लैंड से शिकस्त खाने के बाद अब फिर से नई उम्मीद और नए जज्बे के साथ एक बार फिर शाहीनों का जो है वो कड़ा इम्तिहान होने को तैयार है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हम करेंगे क्या, इसमें भी हमें क्लीन स्वीप मिलेगा या फिर हम यही नारा लगाते हुए नजर आएंगे कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। खैर, सीनियर एनालिस्ट है हमारे साथ इकबाल जमील साहब मौजूद है, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। और ये बताइए इकबाल साहब, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले नजम सेठी वाला मैं सवाल आपसे करना चाहूँगी कि रमीज राजा को हटा दिया गया है एज ए PCB चेयरमैन, नजम सेठी साहब को लगाया गया है, तो आप क्या अग्री करते हैं इस बात से, डिसीजन सही है? जाहिर सी बात है, ये इतने दिन हो गए हैं रमीज राजा को प्राइवेट, ऑलमोस्ट तकरीबन 1.5 साल के करीब हो गए थे। लेकिन सारी बात ये है कि जिस काम के लिए वो आए थे कि जनाब डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को सही करेंगे और नए टैलेंट को लेके आएंगे, उसमें वो बुरी तरह नाकाम रहे। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि लास्ट टेस्ट में कराची में जो ओपनिंग बॉलिंग की फ़हीम अशरफ ने की, पाकिस्तान में टैलेंट का इतना फुकदान था। और फिर जो मोहम्मद अली जिस लड़के को खिलाया गया, मतलब मैं ये कहता हूँ कि इतनी बड़ी टीम के अगेंस्ट अगर किसी खिलाड़ी को आप खिलाए, समझ लें कि आप चाहते हैं कि वो आइंदा टेस्ट में ना खेले। ऐसे 500 बॉलर पाकिस्तान के अंदर घूम रहे हैं। आप ये देख लीजिए, एक अबरार अहमद आपको मिला, उसके साथ भी आपने रावलपिंडी टेस्ट में निकला है, उसमें टैलेंट ये था। साथ दूसरी बात भी आपने ये कह रही है कि 2019 का आइन को खत्म कर दिया, 2014 का आइन को रिवाइव किया गया है। ये अब कैबिनेट मीटिंग में पेश किया जाएगा और उसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वजह ये कि जनाब इसकी रिवाइवल से ये होगा 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन के तो पाकिस्तान में डोमेस्टिक डिपार्टमेंटल क्रिकेट जिसको खत्म कर दिया गया था और एक अजीब किसी ऑस्ट्रेलियन टाइप की जो एक्सपीरियंस किया गया था। ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन दूसरी हैं, वो एक डिपार्टमेंट की टीम वापस आ जाएगी, नए प्लेयर्स आएंगे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, हो जाएगा। नजम सेठी के क्रेडिट बात ये जाती है कि नजम सेठी जो हैं वो ब्रेन चाइल्ड हैं PSL के। PSL को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराने वाले, पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट के फरोग के लिए ये जो हमारा एक अपना ब्रांड है, इसको लाने में ये बड़ा कलीदी किरदार है। और दूसरी बात है, व्हेन एनफ ही इज एन एडमिनिस्ट्रेटर। पंजाब में जब इलेक्शन हुए थे 2018 के, तो ये
केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे, आप ये अंदाजा लगा लें, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे और मतलब बहुत सारे इल्जामात इन्होंने सहे, लेकिन उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव बड़ा कमाल किया क्रिकेट की दुनिया में। और सबसे बड़ी बात है उनको ये सपोर्ट है इस मरतबा के एक 14 रुकनी मेंबर बनाए गए हैं जो उनके अंडर काम करेंगे। उसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारून रशीद हैं, शफकत राना हैं, आरिफ सईद हैं, सर्विस इंडस्ट्री वाले, तो दे कैन डू इट। लेकिन अफसोस से कहना ये पड़ता है कि रमीज राजा ने ये कहा था कि जनाब मैं 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं रुकूंगा, उनका एग्जिट अच्छा नहीं हुआ, अगर वो खुद चले जाते तो ज्यादा बेहतर होता। और सैक किया गया उनको, तो ये कोई अच्छी रिवायत नहीं हुई और ये अच्छा रिवायत नहीं हुई। उनके कॉन्ट्रैक्ट से पहले जाना इट मींस कि आपकी इनएफिशिएंसी थी। दूसरी बात लेकिन सही राजा रमीज के होते हुए हमें कुछ इतनी खास बेहतरी तो नजर नहीं आई थी कौमी क्रिकेट टीम में। अलबत्ता हाँ, हमने काफी ज्यादा चीजें देखी हैं किस तरह से हम जो है वो गिरे हैं हर चीज में। अब मैं कहूँगी अच्छाई की तरफ नहीं गए, हम डाउनफॉल की तरफ ही गए हैं। खैर न्यूजीलैंड की टीम आ चुकी है, 3 दिन बाद एक नए टेस्ट सीरीज का आगाज हो जाएगा और जिस तरह से पास्ट हमने देखा है टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान ने किस तरह से परफॉर्म किया है, तो आपको क्या लग रहा है? अभी भी कुछ नई सिलेक्शंस हुई हैं टीम में, 2 नए खिलाड़ियों को लिया गया है, क्या कहेंगे अभी सिलेक्शन के बारे में? लग रहा है कि हमारी टीम कुछ परफॉर्म कर पाएगी इस दफा के? फिर दो नए खिलाड़ी ले लें, 2 नए खिलाड़ी ले लें, 3 नए खिलाड़ी ले लें। तलहा साहब ना जाने क्यों खामोश बैठे हुए हैं, तलहा है नहीं, आज छुट्टियों में गए हुए। अच्छा, छुट्टियों पे गए। दूसरी बात ये है कि मुझे बताइए, आप ये बताएं 2 खिलाड़ी 3 खिलाड़ी से टीम थोड़ी चलती है। टीम तो ये होती है कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। आप ये देख लिए इंग्लैंड ने रेहान अहमद को ले लिया, उसने अपने टेस्ट डेब्यूट में 18 साल का प्लेयर है वो, मीरपुर का है, उनके वालिद इंग्लैंड में थे, उसको टेस्ट डेब्यूट दे दिया और उसने पहली टेस्ट में 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि आपको एक ग्रूम करना पड़ता है, एक कलेक्टिव एक प्रोसेस से आप गुजरते हैं और प्लेयर लेके आ जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के बाद ऑनेस्टली मैं बताऊं, आप हैरान होंगे कि कोई प्लेयर नहीं है कि जिसको सबको आजमाए हुए लोग हैं। अजहर अली चले गए, किसको आप खिलाएंगे? शान मसूद को आप लेके आ गए, आपके पास एक सरफराज रह जाते हैं गिने चुने और एक फवाद आलम, इन दोनों को टाइम नहीं दिया, इसका नाम क्या, इनको आपने मौका नहीं दिया। हो सकता है कि इनको अगर मौका दे भी दें तो मतलब ये क्या कर सकते हैं? मतलब जो टीम एक होनी चाहिए थी, जो बन जानी चाहिए थी, एक स्ट्रॉन्ग टीम बन जानी चाहिए थी। अब देखिए इंग्लैंड के पास कितना ऑप्शन है, न्यूजीलैंड की टीम आई है, इनके पास जमील साहब, अजहर अली के रिटायरमेंट के बाद कोई सीनियर प्लेयर नहीं बचा है टीम में, तो क्या सरफराज की वापसी के इम्कानात हैं एज ए सीनियर बैट्समैन? भाई सरफराज को तो देखें, सरफराज को तो इस ये सीरीज में इंग्लैंड की सीरीज के अगेंस्ट इनको रावलपिंडी टेस्ट से खिलाना चाहिए था, हर टेस्ट मैच में खिलाना चाहिए था। उनकी 18 50s हैं टेस्ट क्रिकेट में और 3 सेंचुरियां जनाब, आप ये देख लीजिए। उसके मुकाबले में आप रिजवान को खिलाए जा रहे हैं, उनकी टेस्ट में इनिंग्स में देखिए कभी 19, कभी 21, कभी 22, कभी 7, कभी 0, तो आप उसको मुसलसल खिलाए जा रहे हैं। यही तो जातियां हैं, यही तो अफसोसनाक बात है कि जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है मेरिट पे प्लेयर को नहीं दिया, तो यही हाल होगा। और जब ये हाल होगा तो फिर ये होगा कि पाकिस्तान तारीखी शिकस्त से 2-4 होता है, अपने सॉइल पे, अपने पाकिस्तान में व्हाइट वॉश होता है। सही, थैंक यू सो मच इकबाल जमील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई बहुत अफसोस का मुकाम है कि हम अपने होम ग्राउंड में इतनी बुरी तरीके से हारते हैं और उसके बाद भी आप कुछ कह रहे थे इकबाल जमील साहब? मैं ये कह रहा था कि मतलब उस बात के ये अंदाजा लगा लीजिए कि उनके जो कप्तान है बेन स्टोक्स, उन्होंने कहा कि मैं इतना ये जो मैंने इंग्लैंड की शर्ट पहनी हुई है इस सीरीज में जितना मैंने एंजॉय किया इस शर्ट को पहन के कहीं नहीं किया। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि 3-0 हराना और अपनी विकेटों पे हराना, तो मतलब ये एक हमारे लिए पहले तकलीफ दे बात थी, लेकिन यहाँ से एक डिवेस्टेशन हो गया है। बाबर आजम साहब फरमा रहे थे कि हमारे पास इनएक्सपीरियंस और आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था, तो भाई अगर आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर मौजूद थे तो आपने उनको सेलेक्ट क्यों किया? सही बात है। अब आप मुझे ये बता दीजिए ना, अब अपनी पसंद और नापसंद तो आप दिखाते हैं, कैप्टन की इनपुट तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उस वक्त आपने सिलेक्ट नहीं किया, बाद में फिर आप कंप्लेन करते हैं। खैर थैंक यू सो मच इकबाल जमील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें सी। लेकिन 3 दिन में अगर मैनेजमेंट चेंज हो गई, 3 दिन में क्या तब्दीलियां आ जाएंगी कौमी टीम में? आगे 3 दिन बाद न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज होने वाली है, उसमें देखने को मिलेगा कि हमारी टीम कैसे परफॉर्म करती है। होप फॉर द बेस्ट, और फिर 3 दिन बाद देखेंगे कि क्या होता है। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जनाब अंडों की।
मुल्क में इस वक्त अंडों का बहरान जिस तरह से चल रहा है, अंडे इतने महंगे हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा मीम्स भी बन रही हैं इसके ऊपर कि ऐसा लग रहा है कि मुर्गियाँ अंडे नॉर्मल डिलीवरी से नहीं दे रही हैं, बड़े ऑपरेशन से दे रही हैं। इतने महंगे अंडे हो गए हैं और अंडों की किल्लत में और चिकनी किल्लत में मज़ीद इजाफा होने वाला है। वो क्यों? क्योंकि मुल्क में सोयाबीन की शॉर्टेज ने शिद्दत इख्तियार कर ली है और बिन कासिम पोर्ट से सोयाबीन और कैनोला रिलीज़ ना करने पर पोल्ट्री इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर खड़ी हुई है और मुल्क भर में मुर्गियों की फीड का बहरान भी बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इससे मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम खालिक साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन हैं पोल्ट्री एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम गुलाम साहब एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन। क्या मसला चल रहा है गुलाम साहब? 1.5 महीने से ऊपर हो गया है जब से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि पोर्ट पे सोयाबीन फंसा हुआ है, कैनोला फंसा हुआ है। अब तो मेरे ख्याल से वो पड़े पड़े बाहर वो किसी काम का रहा भी है कि नहीं रहा है, और ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा है? थैंक यू अगेन, आपने हमें मौका दिया दोबारा। और ऑफ कोर्स आपकी ये मीडिया ही है जिसकी आवाज़ से हमारी ये आपकी आवाज़ ऐवानों तक पहुंची और उन्होंने रियलाइज़ किया। लास्ट प्रोग्राम भी उन्होंने, आपका प्रोग्राम था कि जो हुकूमती हमारे नुमाइंदगान हैं उन्होंने इसको रियलाइज़ किया, हमारी भी एफ़र्ट्स थी और हम जाके फाइनली कल जो है एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी जो हमारे मिनिस्टर हैं फूड एंड सिक्योरिटी के चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब, उनकी सरबराही में उन्होंने कल फिर हमें एक वर्बल कमिटमेंट की है कि हम 1-2 रोज़ में आपको जो शिप्स जो हैं अभी आ चुके हैं उनको हम रिलीज़ करेंगे, लेकिन कंडीशनल रिलीज़ के लिए उन्होंने अभी हमें हमारे साथ वर्बल कमिटमेंट की है। अभी कोई इन रिटर्न या रिलीज़ हुआ नहीं है। उम्मीद है, हम होपफुली कि जी हम मुतासरीन में से हैं, हमें तो हर उनकी बात बड़ी माननी पड़ेगी, उम्मीद रखनी पड़ेगी। और मुझे लास्ट टाइम जहाँ तक याद है जब आप आए तब भी आपने कहा था कि कोई उस वक्त भी हुकूमत ने लॉलीपॉप पकड़ाया था आपको। अभी भी उनकी हर वो बात जिसको वो कोई पॉजिटिव जो बात है वो तो हमें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हम इस वक्त जिस क्राइसिस में हैं। लेकिन मैं इसमें गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इस तरह के जो शॉर्ट टर्म किस्म के हमें जो रिलीफ हैं कि पहले उसको रोक लिया, अब हम हमारी इतनी ज़्यादा जदोजहद, इतनी प्रोटेस्ट के बाद आप उसको एक कंडीशनल रिलीज़ करने लगे हैं, इसका भी शुक्रिया। लेकिन इसमें एक लॉन्ग टर्म इसकी स्ट्रेटजी बनाएं, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री है, ये कोई एक साइकिल चलेगी ना पूरी। देखिए ये पूरे ईयर का एक साइकिल होता है। अगर एक दफ़ा 1 महीने के लिए साइकिल जो ब्रेक हो जाएगा तो इसका जो इफेक्ट है पूरा साल रहेगा। तो अभी कितना बहरान आने वाला है मुर्गी का, बहरान गोश्त अब का और हुआ अंडों है का? इस हफ्ते से, क्योंकि जो हमारे पास आप समझ रही होती हैं कि जो भी बिजनेस कर रहा होता है महीने 1.5 महीने का स्टॉक रख के चल रहा होता है, वो स्टॉक अब फिनिश हो गया, अब बिल्कुल स्टॉक नहीं है। उम्मीद है कि अल्लाह करे आ जाए, लेकिन जो ये स्टॉक आएगा ये स्टॉक बहुत थोड़ा सा है। हमारे पास जो डिमांड है वो हमारे पास कोई 25 लाख टन की डिमांड है पूरे ईयर की, चिकन की, सोयाबीन की। लेकिन ये जो 1-1.5 लाख टन आएगा तो ये तो 1 महीने की कंजम्पशन है। आपकी 25 लाख टन की डिमांड है और 1 से 1.5 लाख टन आएगा वो अल्लाह करे आ जाए ना। कितना डिफरेंस है इसमें, तो आप लोग पूरा कैसे कर पाएंगे? नहीं होगा, ये पूरा नहीं होगा और फिर एक दोबारा तगदो में लगेंगे आप लोग। ये फिर तगदो में लगेंगे। और दूसरी बात ये कि ये जो इंडस्ट्री के जो ये लॉसेस इस वक्त हुए हैं ये रिकवर नहीं हो सकते, कभी नहीं रिकवर हो सकते। और फिर दोबारा से हमें जो अफसोस है कि हमारी जो एक इंडस्ट्री ने इस जो हमारी आवाम है उसको मास लेवल पे प्रोडक्शन करके चीपेस्ट प्रोटीन दी थी। एग को देख रहे हैं कि एग जो है अपना जो जितना रीजन है उसमें सबसे सस्ता तरीन एग और चिकन जो है हमारे पास था अच्छी क्वालिटी का। वो अब नेक्स्ट मंथ ये जो नेक्स्ट है ये अब रीच में नहीं रहेगा। ये ब्रॉयलर जो है, जो चिकन है, ये भी 600, 700, 800 के करीब तक पर केजी चला जाएगा। और एग जो है वो भी अंडे तो अभी 380, 370 रुपए डजन पे ये मजीद ऊपर जाएगा, ये मजीद ऊपर जाएगा अभी फिलहाल। तो पोल्ट्री इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ है इस चीज से? इस वक्त जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, जो सबसे बड़ा पोल्ट्री का जो सीड होता है वो ब्रीडर होता है, जीपी जो होता है ब्रीडर, उसका जो एग्स थे जिससे ब्रॉयलर प्रोडक्शन होती है वो सारे एग्स जो है एज ए टेबल एग सेल आउट हो गए। उनका चिक्स प्रोड्यूस ही नहीं किया, वो इसलिए कि उनके पास फीड नहीं थी। और जो चिक्स था उसकी प्राइस नहीं थी, प्राइस 0 थी। उन्होंने बेहतर समझा कि 0 प्राइस के चिक्स से बेहतर है कि एग ही सेल कर दिया जाए। और उनके पास फीड भी नहीं थी। तो ये जो अभी जो क्राइसिस आए हैं ये पूरा एक ब्रीडर से एग से लेके
ब्रॉयलर प्रोडक्शन तक एक 8 मंथ्स का एक साइकिल होता है। अब ये जो साइकिल ब्रेक हुआ है इसका इफेक्ट तो पूरा साल रहेगा। तो नहीं पूरे साल चिकन अब महंगी ही रहेगी, अंडे भी महंगे रहेंगे, पूरा साल महंगी रहेगी। और फिर मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए आए बैठें, इसकी जो स्ट्रेटजी है 10 ईयर 20 ईयर्स की बैठ के स्ट्रेटजी डिज़ाइन करें ताकि इंडस्ट्री का जो इन्वेस्टर है उसमें कॉन्फिडेंस हो। और ये रोज़ की ये जो उसका जो एक खौफ है कि अब रुक गया, अब ये चीज़ रुक गई। अभी आपको पता है, आप ज़्यादा अवेयर हैं कि इस वक्त तो हम एक छोटी कंसाइनमेंट क्लियर कराने के लिए 10-10 हज़ार डॉलर के लिए हम बैगर्स बने हुए हैं, वो नहीं मिल पा रहे। और हमारे पास जितनी विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स, जितनी सारी चीज़ें हैं 70-80% तो हम इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। अब अगर एक भी इंग्रेडिएंट, एक भी विटामिन डेफिशिएट हुआ तो उसकी ग्रोथ डेफिशिएट हो जाएगी। हम तो अभी उस क्राइसिस में फंसे हुए हैं। अब एक ये वाला जो क्राइसिस है हम अब इससे फाइट कर रहे हैं। देखें हम करेंगे क्या, होगा यही कि ऑलरेडी हमारी आवाम पिसी हुई है महंगाई की उसमें। तो ये एक चीज़ जो थी एक सस्ती प्रोटीन, क्या ख्याल है आपका कि अब आवाम क्या अगर उसको चिकन महंगी मिलेगी तो क्या वो मटन और बीफ खा लेगा? 2200-2300 रुपए किलो मटन खा सकता है? नहीं ले सकता, कभी भी नहीं ले सकते। चिकन लोग इतना महंगा हो गया, सब्जी इतनी महंगी हो गई नहीं है। ले सकते। और आप प्रोटीन की अगर बात करें तो चिकन के अलावा सस्ती प्रोटीन आप कहाँ से लेंगे? अंडे या फिर चिकन। और अंडा तो बेसिक चीज़ ऐसी है कि हर किसी के नाश्ते की टेबल अंडे से ही शुरू होती है और अंडा ही होता है नाश्ते में। बिल्कुल एक ब्लेसिंग है हमारे पास। हमारी जो न्यू जनरेशन है, एक विटामिन कैप्सूल है, इसके बगैर हमारे पास सर्वाइवल नहीं है। ये कि हम इस जो एग इंडस्ट्री है, जो अंडा है, इसके बगैर हम या हमारे बच्चे सरवाइव कर सकें। हम ऑलरेडी जो है जो पर कैपिटा हमारी कंजप्शन बहुत कम है दुनिया से, हम तो उसको बढ़ाने की बात कर रहे थे। हम अपनी इंडस्ट्री को लेके बैठ गए और पीछे हम तो और पीछे हो गए। एक जो ड्रॉबैक आया है वो तो मेरे ख्याल से आगे पूरा साल तक रहेगा, वो एकदम पूरा साल रहेगा। और ये भी तब ठीक हो सकता है कि अगर अल्लाह करे वो हमारे जो साबिक़ इक़्तिदार वाले हैं आए बैठें और 10 ईयर्स की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लान करें, एक स्ट्रेटजी बना लें ताकि हमें ये खौफ से निकालें कि जी कल ये चीज़ आएगी कि नहीं आएगी, परसों ये चीज़। आज की मीटिंग से कुछ उम्मीद है आपको? कुछ सोल्यूशन हम तो बहुत पुर उम्मीद है। हम तो वो जो हर डॉक्टर कहता है ना कि जी आप बच जाएंगे, ये मेडिसिन ले लें, हम कल की उनकी बात से हम बिल्कुल पुर उम्मीद हैं। होपफुली कि वो उन्होंने हमें कल वर्बल कमिटमेंट की है कि हम जो ये वाले जहाज़ हैं इनको रिलीज़ कर देंगे। लेकिन आइंदा के लिए भी उन्होंने कुछ शराइत रखी है कि आप आइंदा लाइसेंस लें इसके लिए। अब लाइसेंस के लिए भी ये है कि 2018 से लाइसेंस के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं है। अब कम से कम जो हमारा फूड सिक्योरिटी और दूसरे इदारे हैं वो जल्द अज जल्द जो भी फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरा करें ताकि इस बहरान से निकला जा सके। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि सर्दियों का सीजन शुरू हो गया, सूप भी बहुत चलता है, चिकन कॉर्न सूप। और चिकन कॉर्न सूप मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे ख्याल से जो 180 या 120 रुपए का प्याला मिल रहा है ना, वो ना लें, क्योंकि उसमें अगर अंडा भी साथ डाला हुआ होता है। अंडा जितना महंगा चल रहा है तो यकीनन वो अंडा जो है वो चिकन का अंडा तो नहीं होगा, हो सकता है कौवे का अंडा हो। इतने सस्ते हैं, मुझे नहीं समझ आता कि चिकन कॉर्न सूप आपको बाहर ठेले से मिल जाएगा। चलें जी, खैर थैंक यू सो मच गुलाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे पास आए, हमें अपना कीमती वक्त दिया। हमारी दुआ है कि आपका ये मसला आज इंशाअल्लाह हल हो जाए और हम इस चिकन की और प्रोटीन की जो हमारा एक बहरान हमारे यहाँ खड़ा हुआ है उससे बाहर निकले। लेकिन एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी मैं आपके लिए, स्पेशली जो लोग इस्लामिक बैंकिंग के बारे में पूछना चाहते हैं, उनकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ सवालात हैं, तो कल का शो आप ज़रूर देखिएगा। हमारे साथ कल मौजूद होंगे अल्लामा इलियास सत्तार साहब, जो इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से बात करेंगे और आपकी क्वेरीज भी कुछ हद तक क्लियर होंगी इंशाअल्लाह। और इसी के साथ ही ब्रेक की जाने बढ़ते मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक, वापस आ गए हम ब्रेक से। अब आपको मौसम की सूरत हाल से आगाह करें तो आपको बताते चलें कि मुल्क भर में सर्दी अपने उरूज पर है और मुल्क भर में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बलूचिस्तान भी सर्द हवाओं की लपेट में है और दर्जा हरारत में मुसलसल कमी होती जा रही है, जिसके बाद कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। यानी फाइनली कराची वाले अब अपनी सर्दियों के कपड़े एंजॉय कर सकते हैं। गुज़िश्ता रात जहलम, लाहौर, गुजरांवाला, नारवाल, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान
और डेरा गाजी खान डिवीजन में शदीद धुंध थी और ये सिलसिला सूरज तुलू होने तक जारी रहा है। दूसरी जानिब ज़ियारत में -7 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। कलात और कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आज़ाद कश्मीर और मुल्हका इलाकों में सूरज और बादलों की आंख मशोली का सिलसिला जारी है, जबकि गिलगित बल्दिस्तान और आज़ाद कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फ़ ने नज़ारे मज़ीद खुशनुमा कर दिए हैं। और आज अगर हम अहम शहरों के दर्जा हरारत की बात करें तो कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 रहेगा, लाहौर में 4, इस्लामाबाद में 4, कोयटा में -3 और पेशावर में 5 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ये थी वेदर अपडेट। अब लेते हैं एक ब्रेक। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी जनाब, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वापस आ गए हम ब्रेक से और आपके साथ एक अच्छी न्यूज़ मैं शेयर करना चाहूँगी कि आज साल का सबसे छोटा दिन है कहा जाता है और गुज़िश्ता रात यानी कि जो गुजर गई हमने जो गुजारी है रात, वो लंबी तरीन रात थी साल की। ख्याल रहे कि 21 दिसंबर के बाद से रातें मुख्तसर और दिन तवील होना शुरू हो जाएंगे और 21 जून को साल का तवील तरीन दिन होगा। अब ये होता कैसे है हमें तो पता नहीं चलता, हम कहते हैं कि जी दिन छोटा रहा, हमें पता ही नहीं चला कैसे होता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं अजीम जाफरी साहब जो माहिर हैं इल्म नजूम के और वास्तुशास्त्र के ही बहुत ज़्यादा माहिर हैं, तो उनसे ही पूछते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो अजीम साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं अजीम साहब? आपका सब्जेक्ट है आज का एस्ट्रोनॉमी में आता है। ये एस्ट्रोनॉमी में आता है, लेकिन आप भी माहिर हैं इसके। मैंने कहा पूछूं आपसे कि क्या है। मैं तो बिल्कुल माहिर, मुझे तो अभी तो एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत आती है, एस्ट्रोनॉमी तो बहुत आगे का काम है भाई। नहीं लेकिन फिर भी आपको नॉलेज तो होगी, आइडिया तो होगा है? नहीं बिल्कुल भी नहीं है बात। अच्छा ऐसे झूठ बोलूं मैं और उनकी तरह नहीं हमें ट्रस्ट है जी आप पे। हम पूछ रहे थे, मैंने कहा शायद आपको अंदाजा हो। अच्छा खैर, मैं आज आपसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई सवाल नहीं करूंगी पहली बात, क्योंकि मैं आपसे आज जानूंगी वास्तुशास्त्र के बारे में, क्योंकि मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आई है मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि वास्तुशास्त्र के बारे में बताएं और किस तरह से अपने घर के वास्तु को बेहतर बनाया जा सकता है। थोड़ा सा इस हवाले से बात कर लें आज अजीम साहब। ये है ना मेरी फील्ड। हाँ क्यों नहीं करें, आप जो सवाल करना करें। आप माहिर हैं इस चीज के अजीम साहब, और पाकिस्तान में वास्तुशास्त्र के बारे में आप ही सबसे बेहतर बताते हैं माशाल्लाह से। तो अजीम साहब सबसे पहले ये बताएं। जी बोले, मुझे आपकी आवाज स्लो आ रही है। अच्छा, मैं तो एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा बस वो हूँ स्टूडेंट। बताइए क्या हम सवाल आते हैं आपके शागिर्द की फहरिस्त में शामिल होना चाहते हैं, हमें शागिर्द बना लें। अजीम साहब ये बताइए कि वास्तुशास्त्र में किस तरह से आप देख सकते हैं कि घर का दरवाज़ा, क्योंकि काफ़ी सारी हम देखें लोग नए घर भी बना रहे हैं या नए घर में लोग शिफ्ट हो रहे हैं, नए साल में अक्सर देखा जाता है कि लोग नए घरों में मुंतकिल होते हैं, तो किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहली बात कि घर की एंट्रेंस किस तरफ होनी चाहिए, बेडरूम का दरवाज़ा, और पैसों के लिए फिर मैं तीसरा सवाल आपसे करूंगी। पहले ये 2 सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है ना इम्पोर्टेंट क्या है, कोई भी आप घर ले रहे हैं, किराए पे ले रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, उसका डे देखें कि उस दिन आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से कोई नेगेटिव दिन पे तो आप वो सौदा नहीं करने जा रहे। नंबर 1 चीज हो गई। सही। फिर नंबर 2 पे उसकी डायरेक्शन देखनी है आपने। ठीक है, अगर आपने अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से कोई नेगेटिव डायरेक्शन ले ली तो उसमें आपको कोई ना कोई उससे जो भी रिलेटेड होगी प्रॉब्लम उस हाउस से, उस डायरेक्शन की। सपोज आपने ले लिया साउथ, और साउथ फेसिंग जो है वो आपके लिए 12th हाउस है, तो आपके कहेंगे कि यार जब से इस घर में आए हम एक तो खर्चे पे खर्चा, सेविंग्स नहीं है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ये आपको फेस करना ही करना। तो ये कैसे पता चलेगा? नंबर 3, हाँ ये ऐसे पता चलेगा जब भी आप कोई मकान लेने जा रहे हैं या प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, उसके सेंटर में खड़े हो जाएं। सपोज एक खाली एक ग्राउंड है, ये आपका डीलर आपको कहते हैं ये आपका प्लॉट है या ये आपका मकान है, आप उसके अंदर जाएं, सेंटर में खड़े होकर अपना कंपास ऑन करें। आजकल बहुत इजीली मोबाइल पे कंपास होते हैं। कंपास ऑन करके आप टूवर्ड्स फेस आउटसाइड, मतलब आपने बाहर की तरफ देखना अपने, जैसे आप किसी गेस्ट को लेने जाते हैं घर के मेन गेट की तरफ, उस तरफ देखना, घर के मेन गेट की तरफ। तो उसमें कंपास में क्या शो हो रहा है? साउथ। सपोज साउथ वेस्ट, ठीक है ना, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, ठीक है, ईस्ट, जो भी हो रहा है वो आपने उसको पहले तो देख लेना है कि अच्छा ये फेसिंग है। अब जाना है अपने नेटल चार्ट में। आपके घर में 5 मेंबर हैं, आपके सपोज आपके फेवरेबल साइट नहीं है, मगर आप नहीं मैंने तो भाई यही घर लेना है, तो आप अपने या अपने हस्बैंड के हॉरोस्कोप में देखें कि वो डायरेक्शन सही है या नहीं। सही।
उस डायरेक्शन पे आप ओके कर दें। ओके मीन्स कि आप या तो अपने नाम रजिस्टर करवा लें, आप खरीद लें पेपर्स में, डॉक्यूमेंटेशन में, या आपके हस्बैंड खरीद लें, जिसके भी नाम पे सही आ रहा है। एक ही, हाँ, हमारे यहाँ क्या है अलमिया कि एक ही बंदे के नाम 6-6, 8-8 प्रॉपर्टियां हैं। सही। अब उसमें से 4 अच्छी हैं और 6 नेगेटिव हैं। सही। ठीक है, अब जो नेगेटिव हैं उन्होंने उसको अभी तक उसको वो नहीं किया कि भाई चलो अपनी वाइफ के ट्रांसफर कर दो, बेटा बड़ा हो गया 18 साल से अबव है उसके नाम कर दो, बेटी के कर दो। हमारे यहाँ ये बड़ा इशू आ रहा है। सही। ये होगी डायरेक्शन। अब आ जाए, आपका सवाल था पैसे की डायरेक्शन। पैसे की डायरेक्शन जो होती है वो होती है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घरों में। अच्छा, नॉर्थ यानी कि मेन एंट्रेंस नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट? मेन एंट्रेंस। ठीक है, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट लेंगे तो उसमें आपको फाइनेंशियली गेन्स होंगे, आप प्रॉब्लम्स में नहीं आएंगे। सबसे वर्स्ट जो होती है वो साउथ वेस्ट होती है। ये 2 चीजें जहन में बिठा लें आज हमारे व्यूअर्स के। 2 चीजों के बारे में तो ये है कि इसमें आप जाएंगे तो आप फले फूलेंगे। नॉर्थ ईस्ट पे वो किसी के लिए भी है, नॉर्थ और नॉर्थ, आपने नॉर्थ ईस्ट कहा, ये किसी के लिए भी अच्छा है, सबके सारे तारों के लिए अच्छा है। ये ओवरऑल अच्छा है, ये ओवरऑल अच्छा है। फिर इसमें जो है ना कैटेगरीज आ जाएंगी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये 32 जोन है। ठीक है ना, इस तरह के पूरे हमारे इर्द गिर्द। जो साउथ वेस्ट में अगर जो आप लेंगे ना तो समझ लें उसमें आप कर्जों में फंस जाएंगे। नंबर 1, सबसे पहले तो वो कर्जों में फंसाता है। कर्जों में कब फंसाता है? जब आपकी नौकरी छूटेगी, जब आपका कारोबार खत्म होगा। 2 चीजों से वो आपको पहले वीक करेगा, उसके बाद आप लोन पे आ जाएंगे। क्रेडिट कार्ड्स हो गए, बैंक के लोन हो गए, टाइम आता है का शिकार होते हैं, इससे ले लिया उससे ले लिया। हाँ, उनके लिए अच्छा है साउथ वेस्ट, जो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार से मुंसलिक है। ये बड़ी रिसर्च की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जो स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार में ना, उनके लिए बड़ा अच्छा है। सही, के लिए ये नोट डाउन कर लें अगर हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं तो। साउथ वेस्ट सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज वालों का जो कारोबार करते हैं उनके लिए अच्छा है। बाकी ओवरऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की मेन एंट्रेंस है तो आपके लिए अच्छा है, वो घर फलता फूलता होगा। ऐसा ही है? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसा ही है। फिर हम मजीद इसमें आगे जाएंगे कि आपने घरों में देखा होगा शू रैक रख देते हैं एंट्रेंस पे। सही। ठीक है ना, शू रैक लगा हुआ है कि भाई आप जूते यहाँ उतार के आए, वो कभी ना करें। ठीक है ना, क्योंकि उधर मेन एंट्रेंस से आपकी पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं। तो उधर अगर आपने सपोज कोई ऐसा झाड़ू रखा हुआ है, कोई मॉप रखा हुआ है, जूतों का स्टैंड रखा हुआ है, ठीक है ना, खुदा ना करे कोई एंट्रेंस पे कोई कोने पे डस्टबिन रख दिया दरवाजे के बाहर, तो बस फिर आपके पास पैसा गया और दिमागी उलझने, टेंशने और मसाइल का शिकार आप हो जाते। तो जूतों का रैक किस तरफ रखें? घर के दरवाजे के पीछे रख सकते हैं, एंट्रेंस के बाद इस तरह से कहीं रख सकते हैं, या कहाँ ऐसी जगह पे रखें? एटलीस्ट ऐसी जगह पे रखें जहाँ वो नजर ना आए लोगों को। अक्सर मैंने देखा है, मतलब आप जा रहे हैं तो गेट के मेन डोर पे वो रखा हुआ है, शू रैक रखा हुआ है, आप वहीं उतार के अंदर चप्पलें जूते अपने जा रहे हैं। उस चीज को आपने अवॉइड करना है। एटलीस्ट अगर वहां रखना भी मजबूरी है तो उसको किसी ऐसे कवर और केस में ऐसे रखें कि आप वो मतलब नजर ना आए। आप आजकल तो बहुत अच्छे बॉक्सेस टाइप के बन गए हैं रैक्स वाले, जो इसमें नजर ही नहीं आते, तो आप बॉक्सेस ले लें, ज्यादा बेहतर है। एग्जैक्टली, सही। अच्छा, अब अगर आपने नॉर्थ पे या नॉर्थ ईस्ट पे अगर आपने गलती से डस्टबिन रख लिया तो समझ लें जो आपकी स्किन है ये तो गई। फिर आप 10 बार लोगों को दिखाएं, डॉक्टर को कुछ असर नहीं होगा, आखिर में थक हार के बैठ जाएंगे बेड़ा गर्क करा के अपना। तो ये चीज तो सबसे पहले अवॉइड करें। यंगस्टर्स जिसमें खासतौर से बच्चियां घरों में हैं, ठीक है, वो उधर वो ना करें। सही। तीसरी चीज बताने जा रहा हूँ कि साउथ ईस्ट पे अगर आपने डस्टबिन रखा हुआ है, क्लटर रखा हुआ है, कार्ड कबाड़ा, क्या जी वो तो स्टोर है, वो तो 10 साल पुरानी चीजें पड़ी हैं। सही। समझ जाएं उस घर में जो बच्ची या बच्चा है उसकी शादी का इशू आने ही आना है। ओहो, किस साइड पे बताया, रिपीट कीजिए। ये मैं आपको साउथ ईस्ट पे। साउथ ईस्ट पे घर में स्टोर नहीं होना चाहिए। हाँ सही। नहीं, स्टोर होना चाहिए, उसमें कार्ड कबाड़ नहीं होना चाहिए। सही सही। स्टोर मीन्स कि आपने वो सर्दियों की चीजें, हीटर है, कंबल है, ये आपने यूज साफ सुथरी चीजें रख दी। वो जो हमारी एक कॉन्सेप्ट है ना, वो जो कॉन्सेप्ट है कि एक चीज खराब है स्टोर में डाल दो। हाँ यार वो तो खराब है, वो रेडियो खराब है, वो टूटा हुआ ब्लेंडर है, चीज खराब है, सब चीज डाल दो। है टूटा हुआ ब्लेंडर है, टूटा हुआ वैक्यूम है, डाल दो। वो बाद में ठीक करा लेंगे, वो ठीक नहीं होता, वो 10 साल पड़ा ही रहता है। ऐसा ही है। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि स्टोर को सिर्फ इस पर्पस के लिए रखो कि भाई ये हम सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े, कोई हीटर है, कोई इस तरह, बस। अदरवाइज उसको जस्ट
ठीक है ना, राइट ऑफ करें, बिल्कुल डिस्पोजल उस पर ले जाएं उसको। सही। नंबर 1। अच्छा, ये जो आज मैंने आपको बताई है ना, ये वो रेमेडीज बताई हैं जिससे बड़े बड़े 2 नंबर लोगों की दुकानें बंद जाएगी। जी आप पे तो बंदिश है, आप पे तो जादू किया हुआ है और फलां किया हुआ है, ठीक है ना, वो किया कराया किसी ने कुछ नहीं होता। सही, आगे बढ़े जाफरी साहब। और आपने जो घर में कहते हैं कि अच्छे आपके घर में रौनक रहेगी या खुशहाली के लिए आप कहते हैं कुछ पेंटिंग्स लगाएं इस तरफ, या कोई अच्छी सी पेंटिंग से ही बहुत फर्क पड़ता है, आप बताते हैं। बिल्कुल, आप देखें, आप एक चढ़ते सूरज की ना, ऐसे राइजिंग सन की जिसको कहते हैं, ईस्ट पे लगाएं तो आपके सोशल कनेक्शन अच्छे होंगे, आपके घर में बच्चियों के रिश्ते अच्छे आएंगे। नंबर 1, ठीक है, आपकी ट्रैवलिंग खुलेगी। नंबर 2, आप चाह रहे हैं कि यार मेरे गवर्नमेंट में जॉब तो कर रहा हूँ, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, तो एक होता होगा, देखिए पिक्चर आती है 7 व्हाइट हॉर्सेस की, 7 सफेद घोड़ों की, ठीक है ना, वो दौड़ रहे हैं घोड़े, 7 घोड़े, वो अपने घर के नॉर्थ वेस्ट पे लगा दें वो पिक्चर। नॉर्थ ईस्ट अच्छा, आपको पिक्चर मिल जाए, पिक्चर लगा दें। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट NW, नॉर्थ वेस्ट। सही। नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान की जगह को कहेंगे ना, नॉर्थ वेस्ट। मैं समझ गई, सही सही, ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट पे वो लगा दें। उससे क्या होगा, आपके सोशल कनेक्शन तो साथ साथ होंगे गवर्नमेंट में आपके बड़े फायदे होंगे, गवर्नमेंट वालों से आपके ताल्लुकात से आपको फैज मिलेगा, और बैंकिंग सेक्टर से आपको फायदा होगा। वो यार वो बैंक का लोन अप्लाई किया हुआ, लोन नहीं मिल रहा, उधर भाई वो तस्वीर लगाओ, उधर वो एक घोड़े का स्टेचू रखो, ताकि आपकी वो जो डायरेक्शन की जो वो बन रही है, उसका कौन सा वो है, उसका एट्रीब्यूट, उससे आपको फायदा हो। सही, ये चीजें हैं ये छोटी। अच्छा अजीम साहब, एक चीज कहते हैं कि आप पानी की तस्वीरें लगाएं, या आजकल एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग का बहुत ज्यादा दौर है, लोग पसंद करते हैं, तो क्या एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स और वाटरफॉल की पेंटिंग इस तरह से घर में लगाना क्या सही है, और अगर लगाएं तो किन डायरेक्शंस में लगाएं? एक सवाल। दूसरा, एक कहते हैं कि बेडरूम का सिरहाना आप ध्यान से रखें कि किस तरफ हो, कि लेग फेसिंग ना हो, डोर एंट्रेंस, इस तरह का कुछ चक्कर है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर खुदा ना करे आप जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन गुजर रही होती है हर इलाके में, हर घर के हर उसमें से, ठीक है ना, अगर आप उस लाइन जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन गुजर रही है, उस पर सर रख के सो गए तो कैंसर ने आना ही आना है, अल्लाह माफ करे। और जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन कैसे पता चलेगी आपको? ये गैजेट है, ये पाकिस्तान में सिर्फ मेरे पास एक गैजेट है, मैं अपने जो खास क्लाइंट्स हैं मैं उनका चेक करके बता देता हूँ कि यहाँ पर ये गुजर रही है, तो इसको ब्लॉक करने के लिए ये हमने लगानी है। इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है वो भी बताऊंगा। अच्छा, आपने अगर जो सही तौर पे अगर अपने आप को हेल्दी रखना है, तो आपने नॉर्थ पे सर रखें, साउथ पे पैर रखें। सही। नंबर 1, ठीक है। आपका है पिक्चर लगाने का कि वाटरफॉल की पिक्चर कहाँ लगाऊं, वाटरफॉल की पिक्चर हमेशा नॉर्थ पे लगाएं। सही, ठीक है, नॉर्थ पे लगाएं, अगर हो तो चलो नॉर्थ ईस्ट पे भी साइड में लगा सकते हैं, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की साइड पे रखें बस उसको, और कहीं ना रखें। सही। अच्छा, ये जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है ना, जो समझ ही नहीं आ रहा है, ये उल्टा पुल्टा ये बना हुआ है, ये जो है ना, ये इल्यूजन क्रिएट करता है, अजीब, मतलब मेरी नजर में इसमें कोई इसकी वो वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। ये कंफ्यूजन का शिकार लगता है, ये भी सुनने में आता है। अजीम भाई, बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा है हमारे पास। बिल्कुल ऐसा ही है, एग्जैक्टली ये कंफ्यूजन का शिकार भी करता है, और वो पर्सनालिटीज जिनके घर में होते हैं वो भी कंफ्यूज ही रहते हैं, फिर करें ये काम नहीं करें, वो उनको क्लियरिटी नजर नहीं आती अपने काम। हाँ, वो एब्स्ट्रैक्ट में कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। खैर, थैंक यू सो मच अजीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हम दोबारा से लेंगे और मजीद इसके फर्दर स्टेप्स हैं वो भी जानेंगे आपसे। आपने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है आज कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस का ख्याल रखें। अपने ज़ोडिएक साइन के हवाले से आप ये चीज़ देख सकते हैं कि किस तरह के घर में आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप अजीम जाफरी से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और कोशिश करें कि अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लगाएं, ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग चक्रों में पढ़ के कंफ्यूजन का शिकार ना रहें। और इसी के साथ ही आज के शो का वक्त होता है खत्म। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा। कल फिर मुलाकात होगी आपसे सुबह 9 बजे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल, रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।